Yes, we are live now. Hello friends, this is Ibrahim and welcome to Ansel Institutes. Dear children, this is the good opportunity for your life developments and your career because the Angel Institute provided to you fully well developed digital classroom and the practicals lab. जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हम लोग नई चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, नए चैप्टर की बात करने जा रहे हैं। आज के दिन हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आपको मैं बता दूं कि आज कई दिनों से हम लोग लगातार रेगुलरली चैप्टर वाइज नोट्स बना करके एक एक एनसीईआरटी की लाइनें लिख करके हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी संदर्भ में बात करें तो मैं आपको पिछला चैप्टर यानी कि प्लांट रिप्रोडक्शन का फुल वीडियो आपको 5 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया हूं। यदि आप भी चाहते हैं इस तरीके के एनिमेटेड वीडियो की सहायता से पढ़ना, अच्छे डायग्राम की सहायता से एआई के थ्रू पढ़ना, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आपको यहां पे मिलेगा बेहतरीन पढ़ने की सामग्री जहां से आप बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझ सकते हैं, नीट में अच्छे नंबर ला सकते हैं। और यदि आप यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में भी काफी बेहतरीन नंबर उठा सकते हैं। तो आइए बिना कुछ देर किए डायरेक्टली शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर लेक्चर नंबर 1 होगा और नाम क्या रहेगा चैप्टर का? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। काफी बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। मेरा टारगेट रहेगा कि एनसीईआरटी में जो भी लाइन लिखी गई है इस तरीके की लाइन को एक्सप्लेन करूं ताकि आपको ये सारी चीजें काफी आसानी से समझ में आने लगे। बस हम यही बात करने वाले हैं। वास्तव में यदि आप भी हमसे पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम एक पेन, एक कॉपी और एक एनसीईआरटी बुक आपके पास जरूर होना चाहिए क्योंकि मैं इसी लाइन को समझाता हूं, एनसीईआरटी ही समझाता हूं, जहां पे आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ने का मौका मिलता है। ये पता चलता है कि वास्तव में जो एनसीईआरटी की लाइन है उसका वास्तविक मतलब क्या है। मैं यही बात समझाने की कोशिश करता हूं। याद रखे रहेंगे, वास्तव में यदि आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को बिना लाइक किए, बिना सब्सक्राइब किए आप यहां से मत जाना क्योंकि आप बहुत बड़ी चीज को खो देंगे। तो आइए बात करते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या है हम लोगों को। मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं। जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, वैसे ही हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे क्या? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम आपको समझाएंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पहला ही टॉपिक चलेगा। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वास्तव में इन दोनों को एक टॉपिक कहते हैं क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। दो तरीके का होगा, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करने वाले हैं। अब एक बात और भी देखिएगा, जब हम आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा देंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा देंगे, तो अगली टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। और यहां पे गैमेट दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्पर्म होता है और एक होता है एग होता है ना। एग होता है, एग को ओवा भी बोलते हैं, है ना। तो स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस और एग के निर्माण की प्रक्रिया को ओवोजेनेसिस कहा जाता है। यानी गैमेटोजेनेसिस को कंप्लीट करेंगे हम लोग दो टॉपिक में, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक ओवोजेनेसिस। यदि स्पर्म और एग बन गए, स्पर्म और एग बन गए तो याद करेंगे फर्टिलाइजेशन होगा, और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एक साइकिल चलेगा और उस साइकिल को बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद करेंगे एक बार और, यदि स्पर्म और एग मिले तो फर्टिलाइजेशन होगा, और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फीमेल में एक साइकिल चलेगा, इस साइकिल को क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे।
अगली बातें, जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा, यानी ऐसे समझिए जैसे ही गैमेट फॉर्मेशन होगा, यदि गैमेट मिलते हैं तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलेगा, और यदि गैमेट नहीं मिलते हैं आपस में तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगा। इस बात को ध्यान में रखे रहेंगे। After gametogenesis, if the egg and sperm are meet with each other, then fertilization takes place. यदि स्पर्म और एग दोनों आपस में मिल जाते हैं तो मिलने की प्रक्रिया क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइज जो जाइगोट है, जो फर्टिलाइज एग है, वो यूट्रस से जाकर के जुड़ेगा, गर्भाशय से जाकर के जुड़ेगा, और जुड़ने की प्रक्रिया कहलाती है इम्प्लांटेशन। इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। और लास्ट में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट्स, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स की बात करूंगा। ये चीज आप ध्यान में रखे रहिएगा। और एक और भी बात आती है प्रेगनेंसी के बाद से, पार्टुराइजेशन एंड लैक्टेशन। तो ये टोटल जो है 7 टॉपिक है एनसीईआरटी की, और ये सातों टॉपिक हम कवर करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल करिए। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरा क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तीसरा क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। आप भी मेरे साथ पढ़ो। नेक्स्ट क्या होगा? प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और लास्ट में आपको क्या समझाऊंगा? पार्टुराइजेशन एंड लैक्टेशन। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अच्छा, एक चीज समझिएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाने से पहले मैं कुछ छोटे छोटे टर्म समझाने वाला हूं। इस बात को यदि आप समझ जाते हैं तो काफी आपको आसान लगेगा। क्या? तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन काफी आपको आसान लगने लगेगा। जैसे मैं यदि जहां भी बात करूं ओवीपैरस की, तो ओवीपैरस का मतलब होता है अंडा देने वाले जंतु, लेकिन यहां लिखा क्या है? विविपैरस। विविपैरस का मतलब होता है बच्चे पैदा करने वाले जंतु, यानी ह्यूमन जो है वो अंडा नहीं देता है, वो बच्चा पैदा करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? विविपैरस बोलते हैं। अच्छा, विविपैरस जो भी होते हैं उनमें गैमेट जरूर बनेगा। गैमेट कौन सा होगा? एक स्पर्म होगा और एक एग होगा, और स्पर्म और एग को गैमेट बोलते हैं, और गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया होती है गैमेटोजेनेसिस। तो ये बात रखे रहेंगे। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अच्छा, एक चीज और समझिए, इंसेमिनेशन क्या होता है? यदि स्पर्म कंप्लीटली मैच्योर हो चुका, स्पर्म का निर्माण हो चुका, तो उस स्पर्म को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ट्रांसफर करने की टेक्निक क्या कहलाती है? इंसेमिनेशन कहलाती है। और यदि इंसेमिनेशन हुआ तो उस समय क्या होगा? मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में मिलेंगे, और मिलने की प्रक्रिया क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद से जो एम्ब्रियो है, जो फर्टिलाइज जाइगोट है, मारुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला में कन्वर्ट होगा। ब्लास्टुला के बाद से वो फीमेल के यूट्रस से जाकर के चिपक जाएगा, और चिपकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इम्प्लांटेशन कहलाती है। बात ध्यान में रखे रहेंगे। और इम्प्लांटेशन के बाद पूरे 9 महीने तक चलने वाली घटनाएं, 9 महीने तक चलने वाले टाइम को गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखे रहेंगे। और लास्ट बात आती है क्या? पार्टुराइजेशन मीन्स द बर्थ ऑफ बेबी इज नोन एज द पार्टुराइजेशन। तो ये छोटे छोटे नोट डाउन जरूर कर लेंगे। इतनी छोटी छोटी बातें थी। विविपैरस मींस बच्चा पैदा करने वाले जंतु, गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन मींस रिलीजिंग ऑफ स्पर्म विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इम्प्लांटेशन मींस क्या होता है? एम्ब्रियो का जो ब्लास्टुला स्टेज है, गैस्टुला स्टेज है, उसके यूट्रस में जाकर के चिपकने की प्रक्रिया इम्प्लांटेशन कहलाता है। जेस्टेशन, द टाइम बिटवीन द 9 month of the baby is called as gestation period, और पार्टुराइजेशन, बर्थ ऑफ बेबी इज नोन एज पार्टुराइजेशन। तो ये छोटी छोटी बातें थी, इस बात को जरूर याद रखे रहेंगे। आइए डायरेक्टली शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यदि कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करेंगे, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर करने वाला हूं, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा
कि आपको सारी बातें दिमाग में बैठ जानी है। भले ही जैसे आपको प्लांट रिप्रोडक्शन हमने पढ़ाया था एनसीईआरटी की हर एक लाइन का डिस्क्रिप्शन करके बातें बता करके, वैसे ही हम लोग इस चीज की भी बात करेंगे, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। देखेंगे जरा, यदि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें ना, तो इसमें दो सिस्टम होता है, ध्यान में रखे रहेंगे। एक होता है मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, और जो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, देखेंगे यदि ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, SYSTEM, तो इसे दो भागों में बांटेंगे। एक बांटेंगे क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक बांटेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। अच्छा, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है या ऑर्गन है, ये दो पार्ट के मिलने से बना रहेगा। पहला होगा मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आरओ का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और दूसरा होता है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। वैसे यहां भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक मेन होगा और एक क्या होगा, एसेसरी होगा। मेल में जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे टेस्टिस बोलते हैं, है ना, टेस्टिस बोलते हैं। और फीमेल में जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे ओवरी बोलते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखे रहेंगे। आज हम लोग बात क्या करने वाले हैं, इस चीज की बात करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। देखेंगे क्या क्या भाग पाया जाएगा, बताइए आप एक बार कमेंट करके। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने भाग होंगे भाई, दो भाग होगा, एक होगा मेन और एक होगा एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखेंगे यहां लिखा हुआ है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन का मतलब होता है वे शरीर के वे भाग जो नाभिक से थोड़े से नीचे होते हैं, उस रीजन को बोला जाता है पेल्विक रीजन कहा जाता है। दो भागों के मिलने से बना रहेगा। हालांकि पहला होगा जो जिसे बोलते हैं मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ह्यूमन के अंदर, मेल के अंदर जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, उसे टेस्टिस कहते हैं, याद रखे रहेंगे। क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। दूसरा जो होता है ना, उसे बोलते हैं एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में आता है वॉस डिफरेंशिया, है ना, सेमिनल वेसाइकिल्स, है ना, ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। अब और भी जो भी यूरेथ्रा, पेनिस वगैरह सब ये कहाँ पे आते हैं, ये सब के सब आते हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ग्लैंड में हम आपको दो बातें बताऊंगा। एक बात बताने वाला हूं आपको कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या होता है ना, ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज की मैं बात करूंगा कि ग्लैंड किसमें होते हैं ह्यूमन में। हालांकि यहाँ पे मैं बताऊंगा कि एक होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये बात मैं करूंगा ग्लैंड में। और लास्ट में मैं बताऊंगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, है ना। तो आप इस तरीके से समझेंगे। बताइए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ पे पाया जाता है, पेल्विक रीजन में पाया जाता है। और कितने भाग हैं भाई, कई भाग हैं। हालांकि दो ही मेन होते हैं, एक मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और एक एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। यहाँ पे देखेंगे एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है, एक मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे टेस्टिस कहते हैं, दूसरा एसेसरी डक्ट है जिसमें वॉस डिफरेंशिया, एपिडायनामिक्स, सेमिनल वेसाइकिल्स, यूरेथ्रा, ये सब चीज आता है। ग्लैंड में दो ग्लैंड हम आपको बताने वाले हैं, एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की बात करेंगे और एक प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करेंगे, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करेंगे। फोर स्किन क्या होता है, पेनिस क्या होता है, इस चीज की बात करेंगे। तो आइए एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। पहला होगा मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे टेस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे यहाँ पे ह्यूमन के अंदर जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, उसे टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं भाई,
टेस्टिस कहते हैं। यह टेस्टिस जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में घिरा रहता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर में बंद होता है। उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम का मेन काम होता है टेम्परेचर रेगुलेशन करना। अबाउट 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रेगुलेट कर लेता है। कौन? स्क्रोटम। टेस्टिस के अंदर की बात करें ना, तो टेस्टिस के अंदर पाया जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अभी मैं बताऊंगा डिटेल में, है ना। बाकी देखेंगे जरा यहाँ पे, देखिए टेस्टिस जो है, टेस्टिस की सबसे आउटर कवरिंग जिस बैग में रहेगा, इस बैग को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम का मेन काम क्या है? टेम्परेचर रेगुलेशन करना। कितना? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक, याद रखे रहेंगे। उसके अंदर होता है 2 ठे गोल गोल संरचनाएं, और इस गोल गोल संरचना को बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं। अच्छा, एक चीज समझिएगा, ये जो टेस्टिस है ना, ये टेस्टिस है, इसके अंदर एक ट्यूब्यूल होती है, ऐसी पतली सी पाइप होती है ना, पाइप होती है, इसे बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसे क्या बोलेंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलेंगे, ट्यूब्यूल्स, है ना। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरीके की कोशिकाएं होती हैं। एक होता है जर्मिनल इपिथेलियम सेल्स, इसके अंदर 2 तरीके की सेल्स होती हैं। एक को बोलते हैं जर्मिनल इपिथेलियम सेल्स बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स बोलते हैं। सर्टोली सेल्स का मेन काम है स्पर्म को न्यूट्रिशन देना, और जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स का मेन काम है कि स्पर्म का निर्माण करना, है ना। तो वास्तव में स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? तो टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर कहाँ होता है? तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कितनी तरीके की सेल्स होती हैं? 2 तरीके की। एक को बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स, इसका काम है स्पर्म का निर्माण करना। दूसरा सर्टोली सेल्स, इसका काम है जो स्पर्म बना हुआ है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो इस बात को आप ध्यान में रखे रहेंगे। और जब स्पर्म बन गया कहां पे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, तो वो कलेक्ट करके आएगा वॉस इफ्रेंसिया में। वॉस इफ्रेंसिया से इपीडायनेमिक्स में जाएगा, इपीडायनेमिक्स से होते हुए इस वाले पाइप में आएगा। इस पाइप को बोलते हैं वॉस डिफरेंसिया, ठीक है। इस वाले पाइप को क्या बोलते हैं? वॉस डिफरेंसिया बोलते हैं। वॉस डिफरेंसिया से सीधे आ जाएगा इसमें, इसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। सेमिनल वेसिकल से स्पर्म इस रास्ते से, ऐसे इस रास्ते से होते हुए यूरेथ्रा पेनिस के रास्ते से डायरेक्टली फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में या फिर आउटसाइड ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। समझ रहे बातों को? तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ध्यान में रख रहिएगा। सबसे पहले क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस बाहर से एक बैग जैसी रचना में गिरा हुआ, इसे क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। याद रखे रहेंगे स्क्रोटम। स्क्रोटम का मुख्य कार्य क्या होता है भाई? ये टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम करता है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो मेंटेनेंस कर ही लेगा। आप यहाँ पे देखेंगे काफी अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, यदि आप ध्यान देंगे यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो 2 ठे टेस्टिस दिख रहा है। एक इस साइड में दिख रहा है आपको, और एक यहाँ पे दिख रहा है ना। 2 ठे टेस्टिस होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। इस टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं, इनकी संख्या 250 से 300 तक हो सकती है। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर पतला पतला ट्यूब्यूल होता है, इसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरीके की सेल्स होती हैं। एक को कहा जाता है जर्मिनल इपिथेलियम सेल। क्या बोलते हैं? जर्मिनल इपिथेलियम सेल्स, इसे जर्म सेल्स भी कहा जाता है। और दूसरा जो होती है उसे सर्टोली सेल बोलते हैं, सर्टोली सेल बोलते हैं। सर्टोली सेल्स का मेन काम होता है जो स्पर्म का डेवलपमेंट कर रहा है जर्मिनल एपिथेलियम सेल, यानी जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स का मेन काम होता है स्पर्म का निर्माण करना, ठीक है। और स्पर्म जो बना हुआ है उसको न्यूट्रिशन कौन देता है? ये सर्टोली सेल्स देता है। तो यहां पे बना, क्या बना भाई? स्पर्म बना। और जैसे ही स्पर्म बना, आप जरा इस बात को नोटिस करिए, स्पर्म बना
तो यहां से पाइप के द्वारा वॉसिफ्रेंसिया से देखेंगे, वॉसिफ्रेंसिया से एपिडायनेमिक्स में स्पर्म चला जाता है, एपिडायनेमिक्स से स्पर्म इस रास्ते से होते हुए वॉस डिफरेंशिया में चला जाता है, इसे वॉस डिफरेंशिया बोलते हैं। वॉस डिफरेंशिया से स्पर्म इस पाइप के से होते हुए सेमिनल वेसाइकिल में आ जाता है, सेमिनल वेसाइकिल में कुछ समय तक स्टोर रहता है, यहाँ सीमेन के साथ मिक्स होता है ना, और फिर यहाँ से इस रास्ते जब आवश्यकता अनुसार बाहर की तरफ निकल दिया जाता है पेनिस के द्वारा। तो ये पूरा प्रोसेस होती है, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बाकी दो अलग ही ग्लैंड होते हैं, यहाँ पे जो ग्लैंड दिखाई दे रहा है छोटे छोटे, इसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोला जाता है। अभी मैं बताऊंगा कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या है। यहाँ पे ये वाली जो ग्लैंड दिखाई दे रही है, इस ग्लैंड को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। अभी बस आप नाम याद रख रहिएगा, डिटेल में तो मैं आपको समझाने वाला ही हूँ। तो देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे थे, यहाँ पे पढ़ रहे थे कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, है ना, और कई भाग के मिलने से बना रहेगा। सबसे पहला रहेगा मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे टेस्टिस कहते हैं। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या आता है भाई, वॉसिफ्रेंसिया, वॉस डिफरेंसिया, एपिडायनेमिक, सेमिनल वेसाइकिल, ये सब के सब किस में आते हैं, एसेसरी डक्ट में आते हैं। ग्लैंड कितना होता है, दो ठे ग्लैंड होता है, यहाँ पे देखे ना, दो ठे ग्लैंड, एक को बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और दूसरे को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे दिख रहा है, एक दिखा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना, और ये जो है ये दिख रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड आपको दिख रहा है। तो दो ठे ग्लैंड पाए जाते हैं। और लास्ट में हम आपको समझाएंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या क्या होता है देखेंगे, बात को समझिए। डायरेक्टली आते हैं यहाँ, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आप कमेंट में बताइए मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या था भाई। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो टेस्टिस था, है ना। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या था भाई, टेस्टिस था, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस ही था, किसके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड एज स्क्रूटम। मतलब जो मेल का टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर पाया जा रहा है, और जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर में पाया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम का मेन काम क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद करना। देखेंगे यहाँ पे, द स्क्रोटम हेल्प इन द मेंटेनेंस द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को ये मेंटेनेंस कर लेता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, ताकि उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए टेम्परेचर कम चाहिए, तो इसीलिए एब्डोमिनल कैविटी, जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस कितने डिग्री सेल्सियस पे होना है, 35 पे होना है। तो 2 डिग्री सेल्सियस हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। यही कारण है कि जो टेस्टिस है वो बॉडी कैविटी से बाहर पाया जाता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, है ना। इन एडल्ट में देखा गया है ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप्ड। बड़े लोगों में देखा गया है कि जो टेस्टिस होता है कैसा होता है, ओवल शेप्ड का होता है। लेंथ इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। ये चीज आप याद रखे रहेंगे, कितना बड़ा होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर। और वाइड कितनी होती है इसकी, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होता है। लगभग कैसा होगा, ओवल होगा, अंडे शेप का होगा, इस तरीके का होगा। इसकी लेंथ होगी 2 to 5 सेंटीमीटर और इसका वाइड कितना होगा, 2 to 3 सेंटीमीटर होगा। ये चीज ध्यान में रखे रहेंगे। और भी कुछ बातें देखिए, हमने आपको बताया था कि ईच टेस्टिस इज मेड अप ऑफ 215 कंपार्टमेंट्स। इसके अंदर जो है ना कई कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, उन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। एक टेस्टिस के अंदर, ये एक टेस्टिस है ना, इस टेस्टिस के अंदर कई ज्यादा गोल गोल लोब्यूल पाए जाते हैं। इनकी संख्या 250 से 300 तक हो सकती है और इन लोब्यूल को टेस्टिकुलर लोब्यूल के नाम से जाना जाता है। वही बातें लिखा हुआ है यहाँ पे, ईच टेस्टिस हैज अबाउट
250 कंपार्टमेंट एंड दिस कंपार्टमेंट इज नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल। वो जो गोल गोल संरचनाएं होती हैं टेस्टिस के अंदर, जो गोल गोल संरचनाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। ईच लोब्यूल कंटेन 1 और 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हमने पहले ही बात किया था कि जो टेस्टिस है, देखेंगे यहाँ पे जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर लोब्यूल है, इनका नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल, और प्रत्येक लोब्यूल में हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरीके की सेल्स हैं, एक का नाम है जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स, जिसे जर्म सेल्स कहा जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ जर्म सेल्स आर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। दूसरा जो होता है यहाँ पे उसे बोलते हैं सर्टोली सेल्स, और सर्टोली सेल्स का काम होता है जो स्पर्म बना हुआ है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। तो ये बातें आप ध्यान में रखे रहेंगे। देखिएगा, ईच टेस्टिस हैज अबाउट द 250 कंपार्टमेंट एंड दिस कंपार्टमेंट इज नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये बात आप ध्यान में रखे रहेंगे। एक चीज और भी आप बात समझिए, प्रत्येक कंपार्टमेंट में, प्रत्येक लोब्यूल में कितने 2 से 3 हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, और उन ट्यूब्यूल को क्या कहा जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं, दो टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। नंबर 1 को बोलते हैं जर्म सेल बोलते हैं, और नंबर 2 को बोलते हैं सर्टोली सेल्स। जर्म सेल्स का मेन काम क्या होता है, ये चीज बताइए आप। जर्म सेल्स का काम होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना, इसे स्पर्मेटोगोनिया भी कहा जाता है। और सर्टोली सेल्स का मेन काम क्या होता है, जो डेवलपिंग स्पर्म है, जो स्पर्म का निर्माण हो रहा है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसका काम होता है, सर्टोली सेल्स का काम होता है। ठीक है बात, तो ये बात ध्यान में रखे रहेंगे। और एक रिमार्क है, इस रिमार्क को देख लीजिएगा। देखिएगा, यदि टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये देखिएगा, ये मान सपोज दैट टेस्टिस है ना, टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ना, तो दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच के स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच के स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल्स होती हैं इन्हें इंटरस्टिशियल सेल कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। इन्हें लेडी सेल्स भी बोला जाता है, इन्हें लीडिंग सेल भी बोला जाता है, लीडिंग सेल भी बोला जाता है। और ये लीडिंग सेल्स मेल सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, और उस मेल सेक्स हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन या फिर एंड्रोजन। मींस रिमार्क आप नोट करेंगे, इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल्स सिंथेसिस एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन एंड दिस हार्मोन इज एंड्रोजन। बात ध्यान में रख लीजिएगा, रिमार्क में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अभी तक हमने आपको समझाया क्या, अभी तक हम आपको समझा रहे थे इसके बारे में, मींस मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, मींस टेस्टिस के बारे में समझा रहे थे। अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूं, एक्सेसरी डक्ट के बारे में समझाने वाला हूं। हालांकि इस तरीके से मैं समझाऊंगा कि सारा एनसीईआरटी की लाइन आपको कवर हो जाने वाली है। बस आप एनसीईआरटी की बुक खोल करके बैठो और एक पेंसिल लेकर के बैठिए, साइड में नोट डाउन करते जाना जो भी मैं नई बातें बताऊंगा। हालांकि सारी जो भी मैं बात आपको समझाने वाला हूं सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, तो दुख दर्द की बात ही नहीं है। एक्सेसरी डक्ट की बात करेंगे। पहला हम लोग पढ़ लिए मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब टेस्टिस के बारे में पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे, एक्सेसरी डक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पे एक्सेसरी डक्ट क्या क्या होता है। एक्सेसरी डक्ट की बात करें ना, देखिए रेट टेस्टिस है ना, वॉस डिफरेंशिया, एपिडायनेमिक्स, वॉस डिफरेंशिया, ये सब के सब किसमें आते हैं, एक्सेसरी डक्ट में आते हैं। ये बात ध्यान में रखे रहेंगे। अब एक एक की बात करते हैं। रेटी टेस्टिस क्या होता है, इसे रेटी भी पढ़ते हैं, रेट भी पढ़ते हैं, अब सबका एक्सप्लेनेशन अलग अलग होता है। रेट टेस्टिस या फिर रेटी टेस्टिस, दूसरा वॉस डिफरेंशिया, एपिडायनेमिक्स, वॉस डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल्स,
यूरेथ्रा, ये सब इसी में आते हैं। देखेंगे रेटी टेस्टिस होता क्या है। यहाँ पे जब स्पर्म बना है सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर, तो सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर से स्पर्म निकलेगा और निकल करके किस में जाएगा, रेटी टेस्टिस में, और रेटी टेस्टिस से स्पर्म निकलेगा और किस में जाएगा, वॉस इफ्रेंसिया में, वॉस इफ्रेंसिया से स्पर्म निकलेगा किस में जाएगा, इपीडायनेमिक्स में, और इपीडायनेमिक्स से स्पर्म निकलेगा तो किस में जाएगा, वॉस डिफरेंसिया में जाएगा, और वॉस डिफरेंशिया से स्पर्म होते हुए सेमिनल वेसिकल्स में आएगा, और आवश्यकता पड़ने पे जैसे ही सेमिनल वेसिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्पर्म यूरेथ्रा के रास्ते से, इस रास्ते से बाहर निकल जाएगा, और जब बाहर निकलेगा तो इसे बोलते हैं इजेकुलेशन। रिलीजिंग ऑफ स्पर्म इज नोन एज इजेकुलेशन। तो बात बताओ भाई, पहला तो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको समझ में आ गया। तो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, एसेसरी डक्ट में क्या क्या चीजें हैं, रेटी टेस्टिस है, वॉस डिफरेंशिया है, इपीडायनेमिक्स है, और क्या है, वॉस डिफरेंशिया। थोड़ी थोड़ी बात करेंगे सबके बारे में, है ना, छोटी छोटी बात करेंगे। सबसे पहले रेटी टेस्टिस क्या है। सेमनीफेरस टिब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वॉस इफ्रेंसिया थ्रू रेटी टेस्टिस। मतलब क्या हुआ कि जो सेमनीफेरस टिब्यूल है वो स्पर्म को भेजता है वॉस इफ्रेंसिया में, है ना, वॉस इफ्रेंसिया में, किसके थ्रू, रेटी टेस्टिस के थ्रू, है ना, ये चीज ध्यान में रखते रहेंगे। वॉस इफ्रेंसिया अब क्या हुआ, द वॉस इफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडायनेमिक्स। वॉस इफ्रेंसिया क्या है, देखेंगे आप यहां पे, देखिए वॉस इफ्रेंसिया क्या है, देखिए सेमनीफेरस टिब्यूल से स्पर्म निकला तो किस में गया, रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से स्पर्म निकला तो कहां गया, वॉस इफ्रेंसिया में, और वॉस इफ्रेंसिया से स्पर्म निकला तो किस में गया, इपीडायनेमिक्स, और इपीडायनेमिक्स में स्पर्म रहेगा और वहां से निकलेगा तो कहां जाएगा, बोलो ना, वॉस डिफरेंशिया में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वही तो बातें हैं यहाँ पे, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रेटी टेस्टिस क्या है, सेमनीफेरस टिब्यूल ओपन्स इनटू द वॉस डिफरेंशिया थ्रू रेटी टेस्टिस, है ना। तो बताइए वॉस डिफरेंशिया क्या होगा, द वॉस डिफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडायनेमिक्स, है ना, एपिडायनेमिक्स में जाकर के ओपन हो सकता है। और एपिडायनेमिक्स क्या है, लोकेटेड अलोंग द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर की तरफ, ऊपर से पीछे की तरफ जो है वहां पे पाया जाता है क्या, वॉस और एपिडायनेमिक्स। अब एपिडायनेमिक्स क्या है, द एपिडायनेमिक्स लीड द वॉस डिफरेंस। अच्छा, एपिडायनेमिक्स से स्पर्म निकलेगा और निकल कर इस एपिडायनेमिक्स को छोड़ करके और चला जाएगा किस में, वॉस डिफरेंशिया में चला जाएगा। और वॉस डिफरेंशिया क्या है, ये ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder, और ये ऊपर की तरफ निकल करके यूरिनरी ब्लैडर से आगे की तरफ निकल जाता है। ये यही बात मैं समझा रहा हूं, देखेंगे एपिडायनेमिक्स, यही तो है ना, वॉस डिफरेंशिया, यहाँ एपिडायनेमिक्स था, वॉस डिफरेंशिया, ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से जा करके भेज देता है स्पर्म को किस में, सेमिनल वेसिकल्स में, और सेमिनल वेसिकल में स्पर्म रहेगा और वहां से अगला हेडिंग हमारा आएगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आ जाएगा, है ना। तो ये बातें आप समझ गए। और लास्ट बात समझ लीजिएगा, एक छोटी सी बात है, जो वॉस डिफरेंशिया है, इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट, और वो क्या होगा, जा करके इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा जो है बाहर की तरफ, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्म को रिलीज कर दिए जाएंगे पेनिस के द्वारा। अब लास्ट जो है, ये छोटी छोटी बातें हैं एनसीईआरटी के, इस बात को समझेंगे। कभी कभी पूछा जाता है कि यूरेथ्रल मेटस क्या होता है। द आउटर ओपनिंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज यूरेथ्रल मेटस, है ना। देखेंगे लिखा क्या है, दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड ऑफ द यूरेथ्रा। मतलब ये जो डक्ट हैं, ये स्पर्म को टेस्टिस से शरीर के बाहर निकाल देते हैं, किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू। द यूरेथ्रल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा वास्तव में ओरिजिन कहां से हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिन हुआ है। एंड थ्रू द पेनिस इट
इस इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग इज कॉल्ड एज यूरेथ्रल मीटर्स। मतलब जो है ये बाहर वाला ओपनिंग है, ये ओपनिंग क्या कहलाता है? यूरेथ्रल मीटर्स कहलाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखे रहेंगे। यदि कोई पूछे कि यूरेथ्रल मीटर्स क्या है, तो यूरेथ्रल मीटर्स का मतलब होता है ये आउटर ओपनिंग। ठीक है बात? तो यहां तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक बात समझिए, अभी तक हमने आपको क्या समझाया? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस बता दिया, और क्या बता दिया? एसेसरी डक्ट बता दिया। अब क्या बचा हुआ है? ग्लैंड बचा हुआ है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया बचा हुआ है। हेडिंग डालेंगे ग्लैंड। तो मेल के अंदर, पुरुष के अंदर, मेल के पास दो तरीके के ग्लैंड होते हैं। एक ग्लैंड को बोलते हैं, याद रखे रहेंगे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, और एक को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। यहां पे मैंने आपको दिखाया था, देखिएगा कितने ग्लैंड है यहाँ पे? दो तरीके का ग्लैंड है। एक का नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये जो छोटा सा दिख रहा है, और एक का नाम है ये वाला ग्लैंड जिसको लिखा हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना? तो ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड हैं, ये इस रास्ते की सफाई करते हैं। आप जरा खुद से सोचिए, इधर से यूरिन जा रहा था, तो यूरिन में यूरिक एसिड पड़ा हुआ है ना? और यूरिक एसिड में यदि स्पर्म मिक्स होता है तो एसिड में मिक्स हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मर सकता है, डेथ हो सकती है। तो इस रास्ते की साफ सफाई करना बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स का काम होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है। जबकि यहाँ पे आप एक चीज और भी देखिए है, यहाँ पे एक और भी हमने बात बताया था, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स अपने आप में ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि वो जब स्पर्म बाहर जा रहा है तो स्पर्म में कुछ मटेरियल मिक्स कर देता है, कुछ भोजन पानी। जैसे आप यहां से गोरखपुर, देवरिया, लखनऊ जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो आपकी मम्मी क्या करती हैं? पूड़ी उड़ी बना करके, सब्जी बना करके दे देती हैं कि बच्चा जाएगा तो बाहर खाना खाएगा। सेम वैसे ही यहाँ सेमिनल वेसिकल क्या करता है? स्पर्म के साथ कुछ भोजन मटेरियल मिक्स कर देता है, और वो फूड मटेरियल जो होते हैं स्पर्म के साथ बाहर की तरफ रिलीज होता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि मेल के अंदर टोटल 3 ग्लैंड, पहला बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा सेमिनल वेसिकल। है कि बात नहीं? 3 ग्लैंड हैं, बताइए। पहला सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट, और तीसरा क्या हो जाएगा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो यहां पे याद करेंगे, मेल के अंदर, ह्यूमन के अंदर बताइए कितने ग्लैंड होंगे? कितने ग्लैंड होंगे? पहला क्या होगा? पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल। हमने बताया था कि मेल के अंदर जो ग्लैंड होते हैं वो पहला ही होगा, जिसे बोलेंगे पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, है ना? मतलब जोड़ीदार, दूगो होगा, एगो दूगो, दूगो रहेगा तो पेयर यूज किया जाता है। सेमिनल वेसिकल्स पेयर में होगा। एक प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, और एक पेयर में फिर से दूगो होगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिखाया है कि वहां पे दूगो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स था, एक प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक क्या थे? दो थे, क्या थे आपके? सेमिनल वेसिकल थे। अच्छा, एक बात समझिएगा, इन ग्लैंडों का काम क्या है? इन ग्रंथियां, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जा रहे हैं, इनका फंक्शन क्या है, इस बात को समझिएगा। यानी ये देखिए, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है। ये तो रास्ते को साफ करते हैं और ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन ग्रीसिंग करते हैं, ताकि बहुत अच्छे से प्रोसेस डन हो सके, सेक्सुअल ड्राइव में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ये दोनों काम करते हैं। लेकिन ये सेमिनल वेसिकल का क्या काम है? द सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कॉन्सिक्वेंट द सेमिनल प्लाज्मा। यही पिछले बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। व्हाट इज सेमिनल प्लाज्मा? सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है? देखिएगा, सीमेन का साथ साथ, है ना, सीमेन के साथ साथ उसमें अन्य मटेरियल भी निकलते हैं। जैसे देखिएगा, एक तो स्पर्म, स्पर्म, अब प्लस क्या होगा? प्लाज्मा होगा, है ना? इसे सेमिनल प्लाज्मा भी कहते हैं। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट करेंगे, एक साथ मिलेंगे, और भी उसमें क्या होगा? रिच इन फ्रक्टोज, फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा होगी उसमें, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी, और सर्टेन एंजाइम होंगे।
मतलब समझ लीजिए कि जो सीमेन निकल रहा है, जो चीजें निकल रही हैं, उसके साथ सिर्फ स्पर्म ही नहीं है, उसके साथ अन्य मटेरियल भी है। और ये अन्य मटेरियल क्या है भाई? रिच इन फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा है। आप गोरखपुर गए थे एग्जाम देने के लिए, दिल्ली एग्जाम देने के लिए गए थे नीट का, उसमें मम्मी ने आपके लिए सतुआ वाला लिट्टी भर करके दिया भाई कि जा करके वहां पे खाना खाए। वैसे स्पर्म बाहर निकल रहा है, कभी वापस नहीं आने वाला है, तो इसकी मम्मी उसमें खाना भर करके दे रही है। रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम की मात्रा है उसके पास, और सर्टेन एंजाइम है। बाकी ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। दीज सिक्रीशन मतलब इन दोनों का सिक्रीशन, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, मतलब उसे लुब्रिकेशन करने का काम करता है, ग्रीसिंग करने का काम करता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल टाइम। तो इस चीज को ध्यान में रखे रहेंगे। ठीक है बात? तो ये बातें खत्म हो गई ग्लैंड के बारे में। अच्छा एक बात बताइए जरा, हमने आपको समझा क्या रहा है? हमने समझा दिया आपको एसेसरी डक्ट के बारे में, ग्लैंड के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करेंगे। यदि मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा, है ना? तो इसके ऊपर वाला जो रीजन होता है इसे ग्लैंड पेनिस बोलते हैं। ऊपर जो ओपनिंग होता है, ओपनिंग जो होता है इसे यूरेथ्रल मेटस बोलते हैं। इसके ऊपर एक ढका हुआ रीजन रहता है जिससे ये ढका जाता है, उसे फोर स्किन के नाम से जाना जाता है। इसकी जो लेयर है ये जो है ये एक स्पेशल मसल्स का बना होता है, और इस मसल्स के कारण, इस स्पेशल मसल्स के कारण जो है रिप्रोडक्शन आसानी से हो जाती है, एजेकुलेशन आसानी से हो जाती है। इस चीज को ध्यान में रखे रहेंगे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ कुछ लाइनें लिखा हुआ है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया वास्तव में क्या है? उसे पेनिस कहते हैं। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ये विशिष्ट प्रकार के टिश्यू से बना हुआ है। दैट हेल्प इन द इरेक्शन, याद रखे रहेंगे, ऑफ द पेनिस टू द फैसिलिटेट द इंसीमिनेशन। ये क्या करता है? उसे इरेक्शन करने में मदद करता है ताकि जो है फैसिलिटेशन हो सके, फैसिलिटेट कर सके इंसीमिनेशन में, मींस जो है स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ट्रांसफर करने में मदद हो सके। द एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड एज ग्लैंड पेनिस। जो ऊपर की तरफ एंड ऑफ पेनिस है इसे ग्लैंड पेनिस के नाम से जाना जाता है, वही चीज लिखा हुआ है। द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड एज ग्लैंड पेनिस, और पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूजली फोल्ड ऑफ स्किन, एंड दिस फोल्ड स्किन इज कॉल्ड एज फोर स्किन। तो इसके ऊपर क्या पाया जाता है? लूजली फोल्डेड स्किन होते हैं, ऐसे कवरिंग पाया जाता है, एक स्किन का लेयर पाया जाता है, उसे फोर स्किन के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आप यहां तक चीजें समझ गए। यहां तक का मतलब आप क्या समझ गए? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, मेरा कोशिश रहेगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन को भी हम लोग 5 लेक्चर में कंप्लीट करें। जैसे फीमेल वो जो था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसको 5 लेक्चर में मैं कंप्लीट किया हूं। इसे भी मेरा टारगेट है कि मैं 5 लेक्चर में कंप्लीट कर दूं। यदि आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए और एक पेंसिल ले लीजिए, उसमें हाईलाइट करते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए, और एक चीज याद रखे रहेंगे, पेंसिल से साइड में जरूर लिख लेंगे जो मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं, क्योंकि ये सब नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। दूसरा जो होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसका नाम होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेहिचक बिना देर किए, बिना रुके डायरेक्टली चालू करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। डिटेल एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हेडिंग दे दीजिए और देखिए क्या क्या बातें हैं। हालांकि मेरा मन ये कर रहा है कि हम लोग जो अभी तक इस तरीके से पढ़ ले तो काफी अच्छा रहेगा। जैसे यहां पे देखिए,
पहली बातें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर कर लिए, एक एक चैप्टर में पढ़ा जाए, एक एक वीडियो में पढ़ा जाए। तो चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि टाइम काफी लेंदी हो जा रहा है। तो दूसरा हमारा कल मिलेगा, नए चैप्टर में मिलेगा, नए वीडियो में मिलेगा, उसे बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। थैंक यू आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, ऐसे ही मिलते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।